दोस्तों, सोचिए अगर अकबर का दरबार अचानक 5 चालाक दरबारियों की साजिश से गूंज उठे और उनका इकलौता मकसद हो बीरबल को मात देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या 5 दिमाग मिलकर भी एक बीरबल की बुद्धि के सामने टिक पाएंगे? आज की कहानी में आप देखेंगे अकबर का अजीबोगरीब फैसला, 5 दरबारियों की शातिर चाल और बीरबल की वो चालाकी जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हंसाएगा भी, सोचने पर मजबूर भी करेगा। दरबार का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी इधर उधर खड़े होकर अपनी अपनी चमचागिरी में व्यस्त। सबकी निगाहें अक्सर बीरबल पर ही टिकी रहती। कभी उसकी बातों की वजह से हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती, तो कभी उसकी बुद्धि देखकर ईर्ष्या का भाव सबके चेहरे पर साफ झलकने लगता। और सच कहें तो यही ईर्ष्या इस पूरी कहानी की जड़ बनने वाली थी। दरबार के 5 दरबारी मुल्ला बदरुद्दीन, रईस खान, माधव दास, हरिहर लाल और गफूर मियां अंदर ही अंदर खौल रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब तक बीरबल दरबार में है, उन्हें कभी बादशाह की नजर में असली कद्र नहीं मिलेगी। मुल्ला बदरुद्दीन दांत भींचते हुए, ये बीरबल न हुआ, हमारे गले की हड्डी हो गया। हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल, और हम बस दरबार में खड़े खड़े वाह वाह करने वाले। हरिहर लाल, कुछ करना होगा, वरना जिंदगी भर इसी के चमकते चेहरे को सहना पड़ेगा। रईस खान, साजिशी अंदाज में, तो फिर सुनो, हम 5 मिलकर एक चाल चलते हैं। ऐसा सवाल, ऐसा जाल जिसमें बीरबल चाहे जितना चालाक क्यों न हो, फंसकर रह जाए। सबकी आंखों में चमक आ गई। अकबर का असामान्य ऐलान। अगले ही दिन दरबार लगा। अकबर का मूड कुछ अलग ही था। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे मन में कोई खेल छुपा रखा हो। अकबर चारों ओर देखते हुए, आज मुझे दरबार में कुछ नया चाहिए। रोज बीरबल की बुद्धि सुन सुनकर भी मैं कभी ऊबता नहीं, मगर आज मैं चाहता हूं कि बीरबल को चुनौती मिले। ये सुनकर 5 दरबारियों की आंखों में खुशी छलक पड़ी। मौका खुद चलकर उनके पास आया था। रईस खान आगे बढ़कर, जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो हम 5 मिलकर बीरबल के लिए एक ऐसी चुनौती तैयार करें कि दरबार भी देखे और बादशाह भी। अकबर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अकबर, ठीक है, लेकिन याद रहे, चुनौती न्यायसंगत होनी चाहिए और दिलचस्प भी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर 5 की ओर देखा। उसकी आंखों में वो शांति थी जो शिकारी की नजर शिकार पर टिके होने से पहले होती है। 5 दरबारियों की साजिश। उस रात 5 गुपचुप मिले। गफूर मियां, देखो, बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान है। हमें ऐसा खेल रचना होगा जिसमें उसकी जुबान ही उसके खिलाफ हथियार बन जाए। माधव दास, तो क्यों न ऐसा सवाल पूछें जिसका कोई सीधा उत्तर हो ही न, चाहे वो बोले कुछ भी, उलझकर रह जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि अगली सुबह दरबार में बीरबल से एक अनोखी चुनौती रखी जाएगी, सच और झूठ को एक साथ साबित करना। मतलब बीरबल को एक ही वाक्य में ऐसा कथन करना होगा जो सच भी हो और झूठ भी। चुनौती की शुरुआत। सुबह दरबार लगा। अकबर को चुनौती सुनाई गई। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारी अक्ल कहां तक जाती है। बोलो, एक ऐसा वाक्य कहो जो सच भी हो और झूठ भी। सारा दरबार तालियां पीटकर हंस पड़ा। उन्हें यकीन था कि अब की बार बीरबल फंसकर रह जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और अकबर की ओर देखकर बोला, बीरबल जहांपनाह, मैं आपसे कहूं कि दरबार में 5 लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। सन्नाटा छा गया।
पांचों दरबारी फूले न समाए, मगर अकबर की भौहें उठ गईं। अकबर, ये कैसे सच और झूठ दोनों हुआ? बीरबल चतुराई से जहांपनाह, अगर ये सच है तो मैं झूठा हूँ, क्योंकि कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं। और अगर झूठ है तो मेरा कथन सच हो जाता है, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये 5 मुझसे बुद्धिमान हैं। यानी चाहे जैसे भी देखें, ये वाक्य सच भी है और झूठ भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अकबर, शाबाश बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। पांचों दरबारियों की गर्दनें लटक गईं। दूसरा जा, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। हरिहर लाल फुसफुसाते हुए, ये तो एक चालाकी से बच निकला, पर अगली बार देखना। उन्होंने तुरंत दूसरी चुनौती पेश की। माधव दास जहांपनाह, अब बीरबल को ऐसी परीक्षा दी जाए कि वो हमें नापे और तय करे कि हम में से सबसे मूर्ख कौन है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी उत्साहित हुए। अकबर, वाह, ये तो बड़ा मजेदार होगा। बीरबल, बताओ, इनमें सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने पांचों को घूरकर देखा, फिर गंभीर होकर बोला, बीरबल जहांपनाह, ये पांचों मूर्ख नहीं हैं। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर, तो फिर? बीरबल मुस्कुराकर, असल में जो 5 लोग मिलकर एक आदमी को मात देने की कोशिश करें और फिर भी नाकाम हो जाएं, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पांचों दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। तीसरा मोड़, अकबर की अजीब शर्त। अकबर का दिल बहल रहा था। वो और मजा लेना चाहते थे। अकबर, बीरबल, अब एक खेल मैं रखता हूं। तुम्हें इन पांचों को ऐसे काम पर भेजना है कि वो चाहे जितना भी मेहनत करें, काम अधूरा ही रहे। बीरबल ने तुरंत हामी भर दी। उसने पांचों को आदेश दिया कि महल के बाग में जाकर हवा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पांचों दरबारी आपस में सिर पकड़कर रह गए। वो भागे भागे गए, कभी पंखे झलते, कभी कपड़े हिलाते, कभी बोतलों में हवा भरते। आखिरकार खाली हाथ लौटे। बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, देखा आपने? जो लोग हवा पकड़ने चले थे, उनके हाथ में सिर्फ थकान आई। अकबर ने खिलखिलाकर दरबार उठाया। व्यंग्य और समाधान। पांचों दरबारियों की हालत देख बाकी दरबारी भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर कहा, अकबर, बीरबल, इन पांचों को सजा मिलनी चाहिए या इनाम? बीरबल धीरे से, जहांपनाह, इनाम ही दीजिए, क्योंकि अगर ये षड्यंत्र न रचते तो दरबार को इतना हंसी का मौका कहाँ मिलता। अकबर ठहाके लगाते हुए बोले, अकबर, ठीक कहा, इन पांचों को आज से दरबार के आधिकारिक मसखरे का दर्जा दिया जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पांचों दरबारी गुस्से और शर्म में तिलमिलाते रहे और बीरबल शांत भाव से मुस्कुराते रहे। इस पूरे खेल में पांचों दरबारियों ने सोचा था कि वो बीरबल को गिरा देंगे, मगर हुआ उल्टा। उनकी नीयत, उनकी मूर्खता और उनकी ईर्ष्या सब जग जाहिर हो गई। बीरबल ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपनी बुद्धि से दरबार को हंसाकर अकबर का दिल भी जीत लिया। अगली नई कहानी। 3 दरबारियों ने साबित किया कि खामोशी सबसे बड़ी आवाज है। दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अलग चमक, जैसे उन्होंने पहले ही तय कर रखा हो कि आज का दिन किसी खास तमाशे के नाम रहेगा। दरबारी इधर उधर गपशप कर रहे थे, कुछ बीरबल को देखकर खुसुर पुसुर कर रहे थे। 3 दरबारी, मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियां, दरबार के एक कोने में बैठे हुए मन ही मन ठान चुके थे कि अब बहुत हो गया।
हर बार अकबर का झुकाव बीरबल की ओर ही क्यों रहता है? हर मुश्किल का हल बीरबल ही क्यों निकाले? कभी तो मौका मिलना चाहिए कि और दरबारी भी अपनी चतुराई दिखाए। मुराद अली धीरे से, देखो भाई, अब की बार हम तीनों को मिलकर ऐसा खेल करना होगा कि बीरबल की चालाकी धरी रह जाए। अगर हम एकजुट होकर कदम बढ़ाए तो बीरबल चाहे जितना तेज हो, हमें मात नहीं दे पाएगा। केशव दास, बिल्कुल, ये दरबार किसी एक का नहीं है। अगर बादशाह को दिखा दें कि बीरबल के अलावा भी लोग यहाँ सोचने समझने वाले बैठे हैं, तो शायद हमारी भी इज्जत बने। गुलाम मियां मुस्कुराकर तो तय रहा, आज हम बीरबल को उसकी जगह दिखाएंगे। अकबर का अजीब ऐलान। दरबार शुरू हुआ। अकबर ने एकदम अप्रत्याशित ऐलान किया, अकबर, आज का दरबार कुछ अलग होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी मुझे साबित करके दिखाए कि कभी कभी खामोशी भी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर इस चुनौती में हिस्सा लेंगे? मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियां। और बीरबल, तुम्हें इन तीनों की खामोशी का राज पहचानना होगा। अगर पहचान गए तो तुम्हारी जीत, और अगर नहीं पहचान पाए तो दरबार में आज की कुर्सी तुम्हारे नाम नहीं रहेगी। पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। 3 दरबारियों की चाल। मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियां ने पहले ही योजना बना रखी थी। उन्होंने तय किया कि जब भी उन्हें अकबर के सामने खड़ा किया जाएगा, वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ खामोश खड़े रहेंगे। मुराद अली, देखते हैं बीरबल कैसे हमारी खामोशी पढ़ पाता है। अगर उसने गलती की तो उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। पहला दौर। अकबर ने इशारा किया। तीनों दरबारी दरबार के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। सबने चुप्पी साध ली। अकबर बीरबल से, तो बीरबल बताओ, इनकी खामोशी का क्या मतलब है? बीरबल ने ध्यान से देखा। मुराद अली के होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहने की इच्छा दबा रहे हों। केशव दास बार बार अकबर की ओर देख रहे थे और गुलाम मियां हल्की मुस्कान दबा रहे थे। बीरबल जहांपनाह, इनकी खामोशी का मतलब है ये सब कहना चाहते हैं कि अगर हमें बोलने दिया जाए तो शायद बीरबल से भी ज्यादा बुद्धि हमारे पास है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। तीनों दरबारी सकपका गए। अकबर हंसते हंसते बोले, अकबर, वाह बीरबल, ये तो सटीक निशाना लगाया। दूसरा दौर, चालाकी की कोशिश। तीनों ने तय किया कि अब खामोशी में बदलाव लाया जाए। मुराद अली ने आंखें बंद कर ली, केशव दास ने सिर झुका लिया और गुलाम मियां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अकबर ने फिर पूछा, अकबर, अब बताओ बीरबल, इस बार इनकी खामोशी का क्या मतलब है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बीरबल जहांपनाह, ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब तुम्हारे सामने विनम्र हैं, लेकिन मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाना चाहते हैं। इनकी आंखें, इनका झुका सिर और हाथों का जोड़ना सब झूठा नम्रता का संकेत है। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज गया। तीसरा दौर, अंतिम दा। तीनों दरबारी अब बुरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस बार खामोशी को पूरी ताकत से निभाएंगे। तीनों ने पांव फैलाकर, सीना चौड़ा करके और आंखें सीधे सामने टिकाकर खड़े हो गए। अकबर, अब बीरबल, आखिरी बार बताओ, ये खामोशी किस बात की ओर इशारा करती है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, बीरबल जहांपनाह, ये खामोशी सबसे गहरी है। इसका मतलब है कि ये तीनों मिलकर कहना चाह रहे हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी, अब हमारे पास सिर्फ खामोशी ही बची है। दरबारियों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। अकबर ने ताली बजाई और बोले,
अकबर, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी अगर समझदार आंखों से देखी जाए तो बहुत कुछ कह देती है। व्यंग्य और शिक्षा। बीरबल ने आगे कहा, बीरबल जहांपनाह, असली बात यह है कि खामोशी हमेशा सबसे बड़ी आवाज नहीं होती। खामोशी तब ही ताकतवर बनती है जब उसके पीछे सच्चाई और ईमानदारी हो। लेकिन जब खामोशी छल से पैदा होती है तो वो खुद अपने राज खोल देती है। अकबर ने हंसते हुए फरमान सुनाया, अकबर, इन तीनों दरबारियों को सजा नहीं, इनाम दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया कि खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा तमाशा बन सकती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। तीनों दरबारी शर्म से लाल हो गए और बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ बैठ गए। कहानी का अंत। इस खेल में तीनों दरबारियों ने सोचा था कि खामोशी उनके लिए हथियार बनेगी, लेकिन वो भूल गए कि बीरबल हर हथियार को पलटकर इस्तेमाल करना जानता है। खामोशी की ताकत को भी उसने व्यंग्य और बुद्धि से इस तरह पलटा कि दरबार ठहाकों से भर गया। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सौदागर जिसने कहा, मेरे पास झूठ तौलने का तराजू है। दरबार में उस दिन का नजारा बिल्कुल अलग था। अकबर का मूड हल्का फुल्का और मजाकिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि आज दरबार में आने वाला हर आदमी सिर्फ अजीबोगरीब दावे और शिकायतें ही लाए। अकबर को ऐसे विचित्र दावों पर खूब मजा आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसान की असली सोच तभी बाहर आती है जब वह हद से ज्यादा बोलता है। दरबारियों की भीड़ लगी थी। कोई कह रहा था कि उसके पड़ोसी की मुर्गी सोने के अंडे देती है, कोई दावा कर रहा था कि उसने ऐसा पौधा लगाया है जो रात में गाता है। अकबर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बीरबल पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बादशाह इन दावों को मजे के लिए सुन रहे हैं, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब इन सब में से कोई चुनौती बन जाएगी। और सच यही था। सौदागर का आगमन। भीड़ के बीच से अचानक एक लंबा चौड़ा सौदागर दरबार में आया। उसका पहनावा चमचमाता था, रेशमी कपड़े, भारी पगड़ी और गले में सोने की मोटी चेन। उसकी चाल में अजीब सी अकड़ थी। सौदागर, जहांपनाह सलाम, मैं दूर मुल्क से आया हूं और अपने साथ एक ऐसी चीज लाया हूं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। अकबर की भौहें उठ गईं। अकबर को, और वो क्या चीज है? सौदागर मुस्कुराते हुए, एक तराजू जो झूठ तौल सकता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। हरिहर लाल हंसते हुए, अरे भाई, झूठ भी कभी तौलने की चीज होती है। तराजू में तो सोना चांदी अनाज फल तौले जाते हैं। लेकिन अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें ऐसे अजीब दावे बड़े भाते थे। अकबर, वाह, अगर ये सच है तो ये तराजू सबसे अनोखी चीज होगी। अच्छा, दिखाओ कैसे तौलता है ये झूठ। तराजू की परीक्षा। सौदागर ने अपने नौकर को इशारा किया। एक बड़ा चमचमाता हुआ तराजू दरबार में लाया गया। देखने में बिल्कुल साधारण तराजू जैसा था, बस उस पर अजीब सी नक्काशी थी। सौदागर गर्व से, जहांपनाह, ये तराजू बोलता नहीं मगर दिखा देता है कि कौन कितना झूठा है। अगर कोई आदमी झूठ बोलेगा तो तराजू का पलड़ा झुक जाएगा, और जितना बड़ा झूठ उतना ही ज्यादा झुका। अकबर खिलखिलाकर हंसे। अकबर, तो फिर इसकी परीक्षा क्यों न की जाए। आओ दरबारियों, जरा अपने अपने दावे लेकर इस तराजू पर खड़े हो जाओ। दरबारी बारी बारी तराजू पर खड़े होने लगे और मजाकिया दावे करते रहे। किसी ने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ। किसी ने कहा, मेरे पास पूरे शहर की चाबियां हैं। तराजू कभी थोड़ा झुका, कभी सीधा रहा।
भीड़ में हंसी का ठहाका गूंजता रहा। बीरबल की शंका, लेकिन बीरबल पूरे समय चुपचाप सौदागर को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। जब जब कोई झूठ बोलता, सौदागर का नौकर छुपकर तराजू को हिलाता। दरबारी अपनी हंसी में इतने मग्न थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये खेल कुछ गड़बड़ है। ये आदमी साफ धोखेबाज है। अकबर का अजीब फैसला। कुछ देर तमाशा देखने के बाद अकबर ने कहा, अकबर सौदागर, ये तराजू तो वाकई कमाल का है। मैं चाहता हूं कि इसे खरीद लूं। बताओ कितने में दोगे? सौदागर चौड़े होकर बोला, सौदागर जहांपनाह, ये तराजू अनमोल है, लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं इसे केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको सौंप सकता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। इतनी बड़ी रकम! हर कोई फुसफुसाने लगा, ये तो ठग है, ये लूट है। मगर अकबर अड़े रहे। अकबर, ठीक है, हम तुम्हें 1,00,000 मुद्राएं देंगे, लेकिन पहले इस तराजू को बीरबल के सामने आजमाओगे। असली परीक्षा। सौदागर का चेहरा हल्का फीका पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सौदागर, जी बिल्कुल। अकबर ने बीरबल को आगे बुलाया। अकबर, बीरबल, अब तुम इस तराजू पर चढ़ो और कोई दावा करो। बीरबल मुस्कुराए। वो जानते थे कि यही सही मौका है। बीरबल तराजू पर खड़े होकर बोले, बीरबल जहांपनाह, मैं कहता हूं कि यह सौदागर ईमानदार है। दरबार में ठहाका गूंज पड़ा। सब जानते थे कि सौदागर के चेहरे पर ही धोखाधड़ी लिखी है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, तराजू का पलड़ा जोर से झुक गया। सौदागर घबरा गया। बीरबल हंसते हुए, देखा जहांपनाह, मैंने कहा कि ये ईमानदार है। अगर ये सच होता तो तराजू सीधा रहता, लेकिन ये झुक गया। इसका मतलब ये तराजू बता रहा है कि सौदागर झूठा है, यानी इसका झूठ सबसे भारी है। सौदागर का पर्दाफाश। बीरबल ने नौकर की हरकतों की ओर इशारा किया। बीरबल जहांपनाह, असली खेल इस तराजू का नहीं, इस नौकर का है। जब जब कोई झूठ बोलता, ये नौकर छिपकर पलड़े को दबा देता। इसी से भ्रम पैदा होता कि तराजू झूठ तौल रहा है। सौदागर पसीने पसीने हो गया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अकबर, तो ये सब धोखा था, हमें ठगने आया था। सौदागर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने सख्त स्वर में आदेश दिया, अकबर, ऐसे धोखेबाज का कोई स्थान हमारे राज्य में नहीं। इसे सजा दी जाए और जो रकम मांग रहा था उसका आधा राज्य कोष में जुर्माने के रूप में जमा करा। बीरबल ने हल्के व्यंग्य से कहा। बीरबल जहांपनाह, असल में हर तराजू झूठ तौलता है। फर्क बस इतना है कि कोई तराजू झूठ को सच बताने के लिए झुकता है और कोई सच को झूठ साबित करने के लिए। लेकिन असली तराजू तो इंसान की बुद्धि है, जो साफ साफ पहचान लेती है कि सामने वाला कब छल कर रहा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा तराजू तुम्हारी अकल है। यही वजह है कि कोई तुम्हें मात नहीं दे पाता। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सौदागर को घसीटकर ले जाया गया और बीरबल शांत भाव से अपने स्थान पर बैठ गए, मानो ये सब पहले से तय हो। इस पूरे घटनाक्रम ने दरबारियों को एक और सबक दिया, झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। और जब तक दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मौजूद हैं, कोई झूठ टिक नहीं सकता। अगली नई कहानी, बीरबल और वो साधु जिसने कहा, मैं अकबर को एक दिन का भिक्षुक बना दूंगा।
दरबार में उस दिन हलचल थी। सुबह सुबह ही खबर आई कि एक अजीब साधु राजधानी के बाजार में डेरा जमाए बैठा है। उसका दावा था, मैं मुगल बादशाह अकबर को उनके ही दरबार में उनके ही सामने भिक्षुक बना दूंगा। बात अकबर के कानों तक पहुंची। वे पहले तो हंसे, फिर गुस्सा आए और फिर शरारती मुस्कान के साथ बोले, अकबर चलो इस साधु को दरबार में बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वो पागल जो बादशाह हिंदुस्तान को भिक्षुक बना देगा। साधु का आगमन। दोपहर को दरबार सजा हुआ था। दीवानों की पंक्तियां, दरबारियों का शोर और अकबर का राजसी ठाठ सबके सामने था। तभी दरबार में साधु दाखिल हुआ। वह नंगे पांव था, जटाजूट बंधा हुआ, कपड़े फटे पुराने और हाथ में एक लकड़ी की माला। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, न डर न हिचक बल्कि आत्मविश्वास। साधु नतमस्तक होकर जहां पनाह सलाम। अकबर हंसते हुए, साधु बाबा, सुना है आप मुझे भिक्षुक बना देंगे। पहले ये बताइए कि ये मजाक है या पागलपन। साधु, ना मजाक ना पागलपन, सच है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अभी यहीं दरबार में आपको भिक्षुक बना दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी मच गई। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने हैरत जताई। अजीब शर्त। अकबर को खेल पसंद आया। अकबर, ठीक है बाबा, हमें मंजूर है, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार से बाहर निकालकर शहर से ही निकाल दिया जाएगा। साधु, मंजूर। अकबर, तो सुनाओ, हमें कैसे भिक्षुक बनाओगे। साधु मुस्कुराकर, जहां पनाह, भिक्षुक बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मांगना। अगर मैं आपको ऐसी स्थिति में ला दूं कि आप किसी से कुछ मांग लें तो मान लीजिएगा कि आप भिक्षुक बन गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी, क्या बात कर दी साधु ने। बादशाह अकबर किसी से क्या मांगेंगे। लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि खेल मजेदार हो सकता है। खेल की शुरुआत। साधु ने दरबार से कहा, साधु जहांपनाह, मैं आपके दरबार में 3 प्रश्न रखूंगा। अगर आपने बिना कुछ मांगे उनका जवाब दे दिया तो मान लूंगा कि आप अपराजित हैं। लेकिन अगर आप किसी से सहायता मांग बैठे तो समझिए आप भिक्षुक बन गए। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न। साधु, पहला प्रश्न यह है, इस दरबार में सबसे अमीर कौन है। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अकबर, मैं, क्योंकि पूरा राज्य मेरा है। साधु ने सिर हिलाया। साधु, गलत। राज्य आपका है, लेकिन राज्य का खजाना जनता के कर से भरा है। असली अमीर जनता है। आप तो उसके संरक्षक मात्र हैं। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अकबर हल्के से चौंके, लेकिन मुस्कुरा दिए। दूसरा प्रश्न। साधु, दूसरा प्रश्न यह है, इस दरबार में सबसे गरीब कौन है। अकबर ने सोचा और बोला, अकबर, गरीब वही है जिसके पास कुछ न हो। तो शायद ये दरबान जो दरबार के बाहर पहरेदारी करते हैं। साधु हंसा। साधु, गलत। सबसे गरीब वही है जो हमेशा और ज्यादा मांगता है। लालच ही सबसे बड़ी गरीबी है। और दरबार में बैठे कई दरबारी इस गरीबी से पीड़ित हैं। दरबार में कुछ दरबारी सकपका गए। अकबर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तीसरा प्रश्न और मोड़। अब साधु ने तीसरा प्रश्न रखा। साधु, तीसरा और आखिरी प्रश्न, जहांपनाह, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। अकबर ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। अकबर, बीरबल। साधु, लेकिन ये तो आपका निर्णय है।
क्या बीरबल खुद मानेंगे कि वो सबसे बुद्धिमान हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर बीरबल पर टिक गई। अकबर ने चाहा कि बीरबल से कुछ कहलवाए, लेकिन तभी साधु मुस्कुरा दिया। साधु जहांपनाह, देखिए, आप खुद ही बीरबल से जवाब मांगने वाले थे, यानी आपने मांग लिया, और मांगना ही भिक्षा है। तो आज आप भिक्षुक बन चुके हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। साधु ने चालाकी से अकबर को मात दे दी थी। बीरबल का प्रवेश। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। अकबर, हाँ बीरबल, अब तुम ही कुछ संभालो। बीरबल, साधु महाराज, आपकी बात सही है कि मांगना भिक्षा है, लेकिन एक बात भूल गए आप। मांगना दो तरह का होता है, एक वह जो मजबूरी से किया जाए, और दूसरा वह जो अधिकार से किया जाए। जहांपनाह, अगर मुझसे जवाब मांगते हैं तो वह भिक्षा नहीं, आदेश होता है, और आदेश भिक्षा नहीं होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु का चेहरा उतर गया। बीरबल आगे बोले, असल भिक्षुक तो वही है जो अपने झूठे दावे से सबको भ्रमित करके मान सम्मान मांगने आता है। यानी कि आज भिक्षुक आप हैं, महाराज नहीं। साधु की हार। साधु निरुत्तर हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, साधु बाबा, आप हमें भिक्षुक बनाने आए थे, लेकिन आज आप ही भिक्षुक बन गए, सम्मान और तर्क के भिक्षुक। जाओ और फिर कभी ऐसे छल से दरबार में मत आना। साधु ने झुककर माफी मांगी और दरबार से चला गया। बीरबल ने अंत में कहा, बीरबल जहांपनाह, ये दुनिया अजीब है। यहाँ कई लोग अपने तर्कों और बातों से दूसरों को छोटा दिखाने आते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जो सच और न्याय के साथ है वही सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान है। बाकी सब केवल भिक्षुक हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, बीरबल, सच यही है, और यही कारण है कि तुम्हारी बुद्धि का तराजू हमेशा झूठ और छल से भारी पड़ता है। दरबार गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को अपनी ही अंगूठी उपहार स्वरूप दी। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मैं हवा को बोतल में बेच सकता हूं। दरबार में उस दिन अजीब हलचल थी। बाजार से एक अजीबोगरीब खबर आई थी। एक व्यापारी ने दावा किया था कि वह हवा को बोतल में बंद करके बेच सकता है। सुनने में बात इतनी बेतुकी थी कि आधा शहर उस व्यापारी को देखने चला आया। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वे मुस्कुरा दिए। अकबर, दरबार से, भाई, यह तो बड़ा अजीब तमाशा है। जो चीज भगवान ने सबको मुफ्त दी है, कोई उसे बोतल में बंद करके कैसे बेच सकता है? मगर मैं देखना चाहता हूं, इस व्यापारी की चालाकी में क्या राज है। उसे दरबार में बुलाओ। व्यापारी का प्रवेश। थोड़ी देर में दरबार में एक मोटा ताजा व्यापारी दाखिल हुआ। उसके कपड़े चमक रहे थे, सोने की अंगूठियां हाथों में और हाथ में कुछ बोतलें। बोतलें बिल्कुल साधारण थीं, लेकिन वह उन्हें ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसमें कोई अनमोल खजाना हो। व्यापारी नतमस्तक होकर जहांपनाह सलाम। मैं हकीमचंद व्यापारी हूँ। आज मैं आपके सामने अपना नायाब सामान लाया हूँ, बोतल में कैद ताजी हवा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी, वाह! अब ये दिन देखना था कि हवा भी बिकने लगे। दूसरा दरबारी, कल को ये चांद तारे भी बोतल में भरकर बेच देगा। अकबर की दिलचस्पी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता थी। अकबर, तो हकीमचंद, तुम कहते हो कि हवा बेच सकते हो, लेकिन लोग ऐसी चीज क्यों खरीदेंगे जो हर जगह मुफ्त मिलती है? व्यापारी मुस्कुराकर, जहांपनाह,
मुफ्त की चीज वही है जो सबको हर जगह बराबर मिले। लेकिन सोचिए, क्या हर जगह की हवा एक जैसी है? शहर की हवा और पहाड़ की हवा, कारागार की हवा और बाग की हवा, सब में फर्क है। मैं उस फर्क को बोतल में कैद करके बेचता हूं। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी की बात अजीब भी थी और दिलचस्प भी। व्यापारी की चुनौती। व्यापारी जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूं। यह बोतल देखिए, इसमें कश्मीर की वादियों की हवा है। और यह बोतल, इसमें आगरा की तंग गलियों की हवा। जो भी इन्हें सूंघेगा तुरंत फर्क समझ जाएगा। अकबर हंस पड़े। अकबर, वाह, यह तो बड़ा मनोरंजक खेल होगा। दरबारियों, चलो आज हम हवा चखते हैं। दरबारियों ने एक एक कर बोतलें सूंघी। कुछ हंसे, कुछ ने नाक सिकोड़ ली। एक दरबारी नाक पकड़ते हुए, यह बोतल तो सचमुच बदबूदार है। दूसरा दरबारी आंखें बंद करके, और यह वाली कुछ ठंडी सी लग रही है। अब दरबार उलझन में था, कहीं व्यापारी सचमुच सही तो नहीं कह रहा। बीरबल की शंका। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, हवा की खुशबू में फर्क हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे बेच सकता है। मुझे लगता है व्यापारी ने बोतलों में अलग अलग जड़ी बूटियां या चीजें डाल रखी हैं, जिससे खुशबू बदल जाती है। व्यापारी थोड़ा तिलमिला गया। व्यापारी, बीरबल जी, आपकी अक्ल को सब मानते हैं, लेकिन इस बार आप गलत हैं। मैंने कुछ नहीं मिलाया, सब शुद्ध हवा है। अकबर का निर्णय। अकबर को शरारत सूझी। अकबर, ठीक है हकीम चंद, अगर तुम हवा बेच सकते हो तो दरबार का नियम है, हर व्यापारी को अपना माल यहीं बेचकर दिखाना पड़ता है। तुम ये बोतलें यहीं दरबार में बेचो। अगर लोग खरीद लें तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर कोई न खरीदे तो तुम्हें दंड मिलेगा। व्यापारी को लगा लोग उत्सुकता से जरूर खरीदेंगे। उसने हामी भर दी। हवा की नीलामी। व्यापारी ने बोतलें सजाकर रख दी। व्यापारी ऊंची आवाज में, यह बोतल कश्मीर की वादियों की हवा, सिर्फ 10 अशर्फिया। दरबारी हंस पड़े। दरबारी भाई, हम यहाँ बैठकर भी हवा ले रहे हैं, वो भी मुफ्त में। ये कैसा सौदा है? व्यापारी बोला। व्यापारी, लेकिन यह ताजी हवा है, जिसे आप यहाँ नहीं पा सकते। सोचिए, बीमार लोग इसे सूंघेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। कुछ दरबारियों को दिलचस्पी हुई। एक दो ने मजाक में बोतल खरीद भी ली। बीरबल का दांव। अब बीरबल उठे। बीरबल, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं भी एक बोतल बेचने की कोशिश करूं। अकबर ने हंसते हुए इजाजत दी। बीरबल ने अपनी जेब से एक खाली बोतल निकाली और ऊंची आवाज में बोला, बीरबल, यह बोतल है जहांपनाह के दरबार की हवा। इसमें वह खुशबू है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिल सकती। जो इसे खरीदेगा उसके घर का सम्मान बढ़ेगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लोग हंसे भी और चुप भी हो गए। तभी अकबर मुस्कुरा दिए। अकबर, वाह बीरबल, यह तो कमाल कर दिया। दरबार की हवा वाकई अनोखी है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखकर कहा। बीरबल, व्यापारी जी, सच यही है कि हवा कोई नहीं बेच सकता। लोग सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा खरीदते हैं। आप हवा नहीं बेच रहे, आप लोगों की मूर्खता खरीद रहे हैं। और मूर्खता हर युग में बिकाऊ होती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी शर्म से लाल हो गया। अकबर का फैसला। अकबर हंसकर, व्यापारी, तुम्हारी चालाकी अच्छी थी,
लेकिन बीरबल ने सच्चाई खोल दी। अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें सारी बोतलें मुफ्त में शहर के अस्पताल में बांटनी होंगी। अगर हवा वाकई काम की है तो वहां सबसे ज्यादा काम आएगी। व्यापारी निरुत्तर रह गया और बोतलें लेकर चला गया। बीरबल ने अंत में कहा, बीरबल जहांपनाह, यह कहानी हमें सिखाती है कि लोग अक्सर मुफ्त की चीजों को अनमोल बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। असली व्यापार वही है जिसमें मेहनत और ईमानदारी हो, न कि धोखा और दिखावा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, सच कहते हो बीरबल, और यही वजह है कि तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कैदी जिसने कहा, मैं जेल में रहते हुए भी सबसे आजाद आदमी हूँ। बादशाह अकबर का दरबार अपने समय का सबसे मशहूर और शानदार दरबार माना जाता था। दूर दूर से लोग सिर्फ यह देखने आते कि यहाँ किस तरह के अजीबोगरीब मामले सुनने को मिलते हैं और किस तरह बीरबल अपनी चतुराई और अक्लमंदी से उनका हल निकालते हैं। लेकिन उस दिन जो मामला सामने आया उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उस सुबह कैदखाने से एक खबर आई। जेलर ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, हमारे कैदियों में एक आदमी बड़ा विचित्र है। जब बाकी कैदी आजादी के लिए तरसते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, यह आदमी कहता है कि मैं सबसे आजाद हूं। उसने पूरे कैदखाने में हलचल मचा दी है। दूसरे कैदी अब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कैद में रहकर कोई खुद को आजाद कैसे कह सकता है। अकबर की आंखों में शरारती चमक आ गई। उन्हें ऐसे उलझन भरे मामलों में हमेशा मजा आता था। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, उसे दरबार में पेश करो। आज देखेंगे यह कौन सा दार्शनिक कैदी है। थोड़ी देर में पहरेदारों ने एक दुबला पतला आदमी दरबार में लाकर खड़ा किया। उसके पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन चेहरे पर न कोई उदासी न ही शिकन, बल्कि मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? कैदी ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, मेरा नाम देवकी नंदन है। लोग मुझे बस देवा कहते हैं। अकबर ने पूछा, तो देवा, ये क्या किस्सा है? जेल की दीवारों में बंद, पहरेदारों की नजर में कैद, और तुम कहते हो कि तुम सबसे आजाद आदमी हो। क्या मजाक बना रखा है तुमने? देवा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह मजाक नहीं, सच है। आप चाहे मेरी देह को बेड़ियों में बांध दें, पर मेरी सोच, मेरे मन और मेरे आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। आजादी दीवारों से नहीं, सोच से होती है। और इस दरबार में बैठे सभी लोग, चाहे वह ऊंचे पद के हों या धनवान, असल में मुझसे ज्यादा कैद में हैं। मैं सबसे आजाद हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे को देखते, कोई हंसता, कोई शक से सिर हिलाता। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने दरबारियों का अपमान किया है। कह रहे हो कि वे सब कैद में हैं। अगर ऐसा है तो साबित करो, वरना सख्त सजा मिलेगी। देवा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन सच यह है कि दरबार में बैठे हर शख्स की अपनी अपनी बेड़ियां हैं। कोई लालच का कैदी है, कोई पद और सत्ता का, कोई अपने अहंकार का गुलाम है, तो कोई अपनी इच्छाओं का। वे सब दिन रात इन्हीं बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, मगर उन्हें दिखती नहीं। और मैं अपने मोहमाया से मुक्त हो चुका हूँ। मुझे खाने के लिए रोटी मिलती है, रहने को जेल की कोठरी। मैं न धन के पीछे भागता हूँ, न नाम के पीछे। यही मेरी सबसे बड़ी आजादी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुछ दरबारी भड़क गए। मुराद अली बोला, जहांपनाह, यह ढोंगी कैदी सिर्फ दार्शनिक बातें करके हमें नीचा दिखाना चाहता है।
असल में यह चालाकी कर रहा है। दूसरे दरबारी ने भी जोड़ा, अगर यह सचमुच आजाद है तो इससे कहिए कि ये अपनी बेड़ियां तोड़कर दिखाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन अकबर चुप थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच यह कैदी किसी अनोखी आजादी की बात कर रहा है या बस हमें बहला रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच और झूठ का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे परखें। अगर यह आदमी सही कह रहा है कि यह आजाद है तो इसका व्यवहार दूसरों से अलग होगा। चलिए हम इसकी परीक्षा लेते हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो बीरबल, आज तुम्हें इस कैदी की परीक्षा लेनी होगी। देखना होगा कि यह सचमुच आजाद है या सिर्फ अपनी जुबान से खेल रहा है। बीरबल ने हामी भरी। पहली परीक्षा में बीरबल ने कैदी से कहा, देवा, मान लो तुम्हें अभी रिहा कर दिया जाए और बाजार में भेज दिया जाए। चारों तरफ सोने चांदी के गहनों की दुकानें हों, खाने पीने की चीजें हों और लोग खुशियां मना रहे हों। तब क्या तुम उस लालच में नहीं फंसोगे? देवा हंस पड़ा, बीरबल जी, जो लालच में फंसे वो भला आजाद कैसे हो सकता है? मेरे लिए एक सूखी रोटी और सोने का पहाड़ दोनों बराबर हैं। आप मुझे सोना देंगे तो भी मैं खाऊंगा नहीं, और आप रोटी देंगे तो मैं उसका शुक्रिया करूंगा। मुझे चाहिए ही क्या? जब चाह कम हो जाए इंसान आजाद हो जाता है। दरबार में खुसर पुसर हुई। अकबर भी सोच में पड़ गए। अब दूसरी परीक्षा हुई। बीरबल ने कहा, मान लो तुम्हें रिहा कर दिया जाए और किसी ने तुम्हें गालियां दी, अपमान किया, तब क्या तुम गुस्से में आकर उसे मारोगे नहीं? देवा ने शांत भाव से कहा, गुस्सा भी एक कैद है। जो गुस्से में आता है वो अपने मन का मालिक नहीं रहता। वह उस आदमी का गुलाम हो जाता है जिसने उसे अपमानित किया। अगर मैं गुस्सा करूं तो मैं उसका दास हो जाऊं, और अगर मैं मुस्कुरा दूं तो मैं आजाद रहूं। इसलिए गुस्सा करना मेरी आजादी छीनना होगा। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने गहरी नजर से कैदी को देखा। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का वक्त आया। बीरबल ने कहा, देवा, मान लो तुम्हें रिहा कर दिया जाए और तुम्हें सत्ता दी जाए, ताकत दी जाए, तुम बादशाह बन जाओ, तब क्या तुम उसी आजादी से रहोगे? देवा हंसा, सत्ता सबसे बड़ी कैद है। जो राजा बनता है वह हजारों कानूनों और हजारों उम्मीदों का कैदी बन जाता है। उसे हर पल अपने तख्त का डर होता है। जबकि मैं जो जेल में हूं, मुझे किसी तख्त की चिंता नहीं। मैं सोते वक्त भी राजा से ज्यादा चैन से सोता हूं। इसलिए मुझे सत्ता की जरूरत ही नहीं। जहां जरूरत खत्म होती है वहीं आजादी शुरू होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर खुद भी कुछ देर सोचते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आखिरकार अकबर ने कहा, देवा, तुम सच कहते हो। हम सब अपनी अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपने लालच और अपने डर के कैदी हैं। और तुम जो इन सब से मुक्त हो, सचमुच आजाद हो। तुम्हारी सजा हम माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर तुम बाहर आ गए तो लोग तुम्हें साधु मानकर पूजने लगेंगे और फिर वही तुम्हारी नई कैद होगी। देवा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यही तो मेरी असली आजादी है। मैं जेल में रहकर भी राजा से ज्यादा चैन से जी सकता हूँ। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी सीख है। आजादी बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जिसे अपने मन पर काबू हो वही सबसे आजाद इंसान है। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। दरबार में बैठे सभी लोग चुप थे।
आज पहली बार किसी कैदी ने उन्हें आईना दिखाया था। उस दिन से अकबर ने दरबार का एक नया नियम बनाया, जिसे भी सजा दो पहले उसकी सोच को परखो, क्योंकि जिस पर मन का राज नहीं उस पर सजा का असर नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई और वह कैदी बेड़ियों में जकड़ा हुआ भी सभी से ज्यादा आजाद होकर मुस्कुराता रहा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो पंडित जिसने कहा मैं झूठ बोलकर भी सच साबित कर सकता हूँ। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह जगमग कर रहा था। सुबह की धूप संगमरमर के फर्श पर पड़कर ऐसी चमक पैदा कर रही थी मानो दरबार में बैठा हर शख्स किसी नए नाटक का पात्र हो। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाहिने हाथ बैठे थे, लेकिन उस दिन का दरबार बाकी दिनों से अलग था। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी, और वह बेचैनी तब और बढ़ गई जब एक दरबारी ने आकर ऐलान किया, जहांपना, एक प्रसिद्ध पंडित दरबार के बाहर खड़ा है। उसका दावा है कि वह झूठ बोलकर भी सच साबित कर सकता है। वह कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी उसकी इस कला को चुनौती नहीं दे सकता। वह चाहता है कि आपकी अदालत में उसकी परीक्षा ली जाए। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कोई हंसा, कोई ताज्जुब में पड़ा और किसी ने मजाक में कहा, ये कौन सा नया तमाशा है, झूठ बोलकर भी सच साबित करना। ये तो ऐसा हुआ जैसे चोरी करके भी पुण्य कमा लेना। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? क्या ऐसे अजीब दावों को सुना जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर कोई शख्स खुद ही दरबार में आकर दावा कर रहा है तो क्यों न उसे मौका दिया जाए। अगर वह सचमुच ऐसा कर सका तो यह अद्भुत होगा, और अगर न कर सका तो उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी। अकबर ने हामी भरी और पंडित को अंदर बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पहने, लंबा तिलक लगाए, हाथ में मोटी पोथी पकड़े एक पंडित अंदर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, महाराजाधिराज, मैं पंडित चतुर्भुज शर्मा आज आपके दरबार में यह साबित करने आया हूँ कि झूठ भी सच बन सकता है अगर उसे सही ढंग से कहा जाए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। एक दरबारी बोला, पंडित जी, कहीं आप अपनी विद्या बेचने तो नहीं आए? ये सब चालाकी लगती है। पंडित तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी विद्या साबित करूंगा। आप किसी भी विषय पर सवाल करें, मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन उसे इस तरह साबित कर दूंगा कि वह सच लगे। अकबर की आंखों में शरारत चमकी। तो ठीक है, हम तुम्हें 3 मौके देंगे। अगर तुम हर बार अपनी बात को सच साबित कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। पंडित ने हाथ जोड़ दिए। स्वीकार है महाराज। पहला सवाल बीरबल ने पूछा। उन्होंने कहा, पंडित जी बताइए, आज सूरज पश्चिम से निकला है। पंडित मुस्कुराया, हाँ, आज सूरज पश्चिम से ही निकला है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ये तो सरासर झूठ है, दरबारियों ने कहा। पंडित शांत रहा और बोला, जहांपनाह, मैं साबित करता हूं। जब सुबह कोई आदमी घर से निकलता है तो उसे लगता है कि उसका दिन पश्चिम से शुरू हुआ, क्योंकि पश्चिम की ओर ही वह कल सोया था। नींद का अंत पश्चिम है और जागने का आरंभ वही, तो उसके लिए तो सूरज पश्चिम से ही निकला। दरबार कुछ पल चुप रहा। फिर कई लोग सोच में पड़ गए। अकबर ने भौहें उठाकर बीरबल की ओर देखा। कुछ तो बात है इसमें। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है पंडित जी, पहला झूठ आपने सच बना दिया।
अब देखते हैं दूसरा। इस बार अकबर ने खुद सवाल किया, पंडित कहो कि इस दरबार में सबके सिर पर बाल नहीं हैं। पंडित ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, इस दरबार में किसी के सिर पर बाल नहीं हैं। सभी दरबारी हंस पड़े। अरे ये देखो, हमारे सिर पर घने बाल हैं और कह रहा है कि बाल नहीं हैं। पंडित ने तर्क दिया, जहां पनाह, इंसान का असली सिर तो उसकी बुद्धि है। बाल तो बस खोपड़ी पर उगे तिनके हैं। अगर सिर को बुद्धि माने तो दरबार में बैठे किसी के भी सिर पर बाल नहीं हैं, क्योंकि बाल बुद्धि पर नहीं, खोपड़ी पर होते हैं। दरबार सन्नाटा खा गया। कुछ लोग ताली बजाने लगे। अकबर हंस पड़े, वाह पंडित, तुम वाकई निपुण हो। अब बारी आई तीसरे और अंतिम सवाल की। बीरबल ने आंखें मिचमिचाकर कहा, पंडित जी, अब ऐसा झूठ बोलिए जो खुद आपके लिए ही मुश्किल हो। कहिए कि आप इस दरबार में आए ही नहीं। पंडित तनिक मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सच यही है कि मैं इस दरबार में आया ही नहीं। दरबार में खलबली मच गई। ये तो सीमा पार कर गया। हम सब देख रहे हैं कि ये हमारे सामने खड़ा है और कह रहा है कि आया ही नहीं। पंडित ने हाथ जोड़कर तर्क दिया, महाराज, शरीर का आना और आत्मा का आना अलग बात है। शरीर यहाँ खड़ा है, पर आत्मा तो हमेशा परमात्मा के पास है। और अगर आत्मा ही असली मैं है तो सच यही है कि मैं इस दरबार में आया ही नहीं। अब दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर भी हैरान थे। बीरबल ध्यान से पंडित को देख रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, पंडित जी बहुत चालाक हैं। ये झूठ को सच में बदल देते हैं, लेकिन केवल शब्दों के खेल से। इनका सच असल में सच नहीं है, बल्कि भ्रम है। ये सच की परिभाषा बदल देते हैं और हमें लगता है कि इनका झूठ सच है। लेकिन असली सच वही है जो सबको समान रूप से दिखाई दे और जिसे शब्दों के जाल में फंसाकर बदला न जा सके। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। बीरबल सही कहते हैं पंडित, तुम्हारी कला अजीब है, लेकिन खतरनाक भी। तुम शब्दों से लोगों को बहका सकते हो, झूठ को सच बना सकते हो, लेकिन यह सच टिकता नहीं। ये धुआं है जो थोड़ी देर में उड़ जाता है। पंडित मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यही तो मेरी विद्या है, झूठ को सच बनाने की विद्या। लेकिन आपने ठीक कहा, यह विद्या स्थायी नहीं। स्थायी सच तो वही है जो बीरबल ने कहा। अकबर ने कुछ देर सोचकर आदेश दिया, पंडित, तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन सावधान रहना। तुम्हारी विद्या का इस्तेमाल अगर किसी को छलने में हुआ तो यह अपराध होगा। मगर आज तुमने हमें यह सिखाया है कि शब्दों से सच और झूठ दोनों बनाए जा सकते हैं, और हमें इससे सतर्क रहना होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सबक है, सिर्फ शब्दों के जाल में न फंसें, बल्कि सच्चाई की गहराई देखें। क्योंकि हर झूठ, चाहे कितना भी सजाया जाए, आखिरकार झूठ ही रहता है। दरबार गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए ऐलान किया, आज का दिन दरबार के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आज हमने सीखा कि झूठ को सच की शक्ल देना आसान है, लेकिन सच को झूठ में बदलना असंभव। और पंडित सिर झुकाए मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर चला गया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सुनार जिसने कहा, सोना असली नहीं, बादशाह असली नकली है। बादशाह अकबर का दरबार उस सुबह कुछ ज्यादा ही रौनक से भरा था। वजह भी खास थी, शाही खजाने से नया सोना तौलकर लाया गया था और उसका निरीक्षण किया जा रहा था। अकबर अपनी शान में डूबे हुए थे और दरबारियों की नजरें उस चमचमाते सोने पर। हर तरफ बस पीली चमक का जादू बिखरा हुआ था।
अकबर ने गर्व से कहा, देखो, मुगल सल्तनत का खजाना, इसमें जो सोना है उसकी बराबरी कोई राज्य नहीं कर सकता। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शान है। दरबारी तुरंत हामी भरने लगे। जहां पनाह सही फरमा रहे हैं, ये सोना ही तो है जिससे सल्तनत का मान है, जिससे प्रजा का दिल जीता जाता है। इतने में दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सा शख्स आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में गजब का आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक छोटी सी तौलने की तराजू थी और कमर पर औजारों की थैली लटक रही थी। पहचाना गया कि वह शहर का मशहूर सुनार है, गोविंद दास। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं सुनार गोविंद दास। मुझे आपके दरबार में आने की इजाजत इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैंने शहर में एक घोषणा की है। मैंने कहा है, यह सोना असली नहीं और असली बादशाह भी असली नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने सोचा यह पागल है, किसी ने समझा कि यह अकबर का अपमान करने आया है। दरबारी गुस्से से चिल्लाने लगे, हुजूर, इसे अभी सजा दी जाए, यह तो गद्दारी है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा जिज्ञासा थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोविंद दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर बात साबित न कर पाए तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। गोविंद दास तनिक भी नहीं घबराया। उसने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूं और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस बात को आपके सामने साबित कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मुझे बात पूरी करने और अपने तरीके से परखने का हक दिया जाए। अकबर ने सोचा, आखिर ये सुनार है, पागल नहीं, कुछ तो बात होगी इसके शब्दों में। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन बाद दरबार में तुम्हें अपना सच साबित करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा और अगर असफल हुए तो तुम्हारी जान जाएगी। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की तरफ देखकर कहा, जहां पनाह, ये मामला दिलचस्प है, हमें इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई वहां छुपी होती है जहां हम ढूंढते नहीं। पहला दिन सोने की परीक्षा। 3 दिन की मोहलत में पहला दिन सबसे अहम था। गोविंद दास दरबार पहुंचा और बोला, जहां पनाह, आज मैं सबसे पहले इस खजाने के सोने की असलियत साबित करूंगा। उसने खजाने से एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा उठाया और तराजू पर रखा। फिर अपनी औजारों की थैली से कुछ अम्ल, तेजाब और पत्थर निकाले। उसने सबके सामने सोने की परख शुरू की। दरबारी हैरानी से देखते रहे। थोड़ी देर बाद उसने घोषणा की, यह सोना तो खोटा है, इसमें तांबे की मिलावट है। सोने की चमक जरूर असली है, लेकिन शुद्धता नहीं, यानी यह असली सोना नहीं। दरबार में हंगामा मच गया। सब दंग रह गए। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लाली आ गई। उन्होंने खजाने के रखवालों को फटकार लगाई, लेकिन गोविंद दास शांत खड़ा रहा। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने जो कहा वह साबित कर दिया। ये सोना जितना असली दिखता है उतना असली है नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पहली कसौटी तुमने पार कर ली, लेकिन दूसरी बात, तुमने कहा था कि असली बादशाह भी असली नहीं। इसे कैसे साबित करोगे? दूसरा दिन असली बादशाह की परीक्षा। अगले दिन दरबार में सबकी धड़कन तेज थी। सबको इंतजार था कि अब सुनार क्या करेगा। गोविंद दास दरबार में आया और बोला, जहां पनाह,
आज मैं असली बादशाह की पहचान साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार में बैठी जनता से सवाल पूछने की अनुमति चाहिए। अकबर ने इजाजत दी। गोविंद दास ने दरबारियों और आम लोगों की तरफ देखकर कहा, बताइए, क्या बादशाह वही है जो तख्त पर बैठा हो, या बादशाह वह है जिसके फैसले से प्रजा का भला हो? दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी बोले, बादशाह तो वही है जो तख्त पर बैठा है, लेकिन जनता की तरफ से आवाज आई, हमारे लिए असली बादशाह वही है जो न्याय करे, जो हमें सुरक्षित रखे, जो हमारे लिए रोटी का इंतजाम करे। गोविंद दास ने अकबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, आप तख्त पर बैठे हैं, आप ताकतवर हैं, लेकिन अगर कल को आप अन्याय करें, प्रजा को दुहक दें, तो क्या जनता आपको असली बादशाह मानेगी? नहीं। तब जनता कहेगी कि बादशाह असली नहीं, नकली है। असली बादशाह वही होता है जो जनता के दिल में बैठा हो, न कि सिर्फ तख्त पर। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तख्त बादशाह को असली नहीं बनाता, बल्कि बादशाह के कर्म उसे असली बनाते हैं? गोविंद दास ने झुककर कहा, जी हाँ जहांपना, यही मेरा मतलब था। जैसे खोटे सोने को असली नहीं कहा जा सकता, वैसे ही अन्यायी राजा को असली बादशाह नहीं कहा जा सकता। तीसरा दिन, बीरबल की चुनौती। तीसरे दिन दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थीं, क्योंकि अकबर ने तय किया था कि अब आखिरी परीक्षा बीरबल की ओर से होगी। बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, गोविंद दास, तुमने जो कहा उसमें गहराई है, लेकिन अब मैं तुम्हें परखूंगा। तुम कहते हो कि झूठ और नकली हमेशा छुपे रहते हैं और असली सामने आता है, तो यह साबित करो कि तुम्हारे शब्द सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि हकीकत हैं। गोविंद दास ने पूछा, कैसे महाराज? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक ढेर लगवाया, सोने जैसे दिखने वाले पीतल के गहनों का और कुछ असली सोने के गहनों का। सबको मिला दिया गया ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए। बीरबल ने कहा, यहाँ 100 गहने रखे हैं, इनमें से 50 असली सोने के हैं और 50 नकली। बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी बुद्धि से हमें बताओ कि कौन सा गहना असली है और कौन सा नकली। दरबारियों ने सोचा, ये तो नामुमकिन है, लेकिन गोविंद दास ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, नकली को छुपाना पड़ता है और असली खुद सामने आता है। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। उसने सब गहने उठाए और दरबारियों के बीच बांट दिए। फिर बोला, अब सब लोग इन गहनों को अपने हाथ में कुछ देर पकड़े रहें। कुछ देर बाद उसने सबको गहने वापस मांगे और एक एक करके देखने लगा। फिर बोला, जहां पनाह, जिन गहनों पर पसीने के निशान साफ दिख रहे हैं वे नकली हैं, क्योंकि पीतल पसीने से जल्दी काला पड़ता है, और जिन गहनों पर कोई असर नहीं पड़ा वही असली सोना है। नकली खुद को छुपा नहीं पाया, असली ने अपनी पहचान खुद जाहिर कर दी। बीरबल मुस्कुराए, बहुत खूब, तुमने साबित कर दिया कि असली और नकली का फर्क हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर ऐलान किया, गोविंद दास, तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया है। सोना असली तभी कहलाता है जब उसमें खोट न हो, और बादशाह असली तभी कहलाता है जब उसके फैसलों में खोट न हो। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। दरबार गूंज उठा, लेकिन बीरबल धीमे स्वर में बोले, जहां पनाह, असली सीख यह है कि हमें सिर्फ सोने या तख्त पर नहीं बल्कि इंसान के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली और नकली का फैसला चमक से नहीं असर से होता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, और उस दिन से वे हर फैसला करने से पहले खुद से पूछने लगे, क्या मैं असली बादशाह हूं?
दरबार का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी इधर उधर खड़े होकर अपनी अपनी चमचागिरी में व्यस्त। सबकी निगाहें अक्सर बीरबल पर ही टिकी रहती। कभी उसकी बातों की वजह से हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती, तो कभी उसकी बुद्धि देखकर ईर्ष्या का भाव सबके चेहरे पर साफ झलकने लगता। और सच कहें तो यही ईर्ष्या इस पूरी कहानी की जड़ बनने वाली थी। दरबार के 5 दरबारी मुल्ला बदरुद्दीन, रईस खान, माधव दास, हरिहर लाल और गफूर मियाँ अंदर ही अंदर खौल रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब तक बीरबल दरबार में हैं, उन्हें कभी बादशाह की नजर में असली कद्र नहीं मिलेगी। मुल्ला बदरुद्दीन दांत भींचते हुए, ये बीरबल न हुआ, हमारे गले की हड्डी हो गया। हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल, और हम बस दरबार में खड़े खड़े वाह वाह करने वाले। हरिहर लाल, कुछ करना होगा, वरना जिंदगी भर इसी के चमकते चेहरे को सहना पड़ेगा। रईस खान साजिशी अंदाज में, तो फिर सुनो, हम पांचों मिलकर एक चाल चलते हैं। ऐसा सवाल, ऐसा जाल, जिसमें बीरबल चाहे जितना चालाक क्यों न हो, फंसकर रह जाए। सबकी आंखों में चमक आ गई। अकबर का असामान्य ऐलान। अगले ही दिन दरबार लगा। अकबर का मूड कुछ अलग ही था। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे मन में कोई खेल छुपा रखा हो। अकबर चारों ओर देखते हुए, आज मुझे दरबार में कुछ नया चाहिए। रोज बीरबल की बुद्धि सुन सुनकर भी मैं कभी ऊबता नहीं, मगर आज मैं चाहता हूं कि बीरबल को चुनौती मिले। ये सुनकर पांचों दरबारियों की आंखों में खुशी छलक पड़ी। मौका खुद चलकर उनके पास आया था। रईस खान आगे बढ़कर, जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो हम पांचों मिलकर बीरबल के लिए एक ऐसी चुनौती तैयार करें कि दरबार भी देखे और बादशाह भी। अकबर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अकबर, ठीक है, लेकिन याद रहे, चुनौती न्यायसंगत होनी चाहिए और दिलचस्प भी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर पांचों की ओर देखा। उसकी आंखों में वो शांति थी जो शिकारी की नजर शिकार पर टिके होने से पहले होती है। पांचों दरबारियों की साजिश। उस रात पांचों गुपचुप मिले। गफूर मियाँ, देखो, बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान है। हमें ऐसा खेल रचना होगा जिसमें उसकी जुबान ही उसके खिलाफ हथियार बन जाए। माधव दास, तो क्यों न ऐसा सवाल पूछें जिसका कोई सीधा उत्तर हो ही न, चाहे वो बोले कुछ भी, उलझकर रह जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि अगली सुबह दरबार में बीरबल से एक अनोखी चुनौती रखी जाएगी, सच और झूठ को एक साथ साबित करना। मतलब बीरबल को एक ही वाक्य में ऐसा कथन करना होगा जो सच भी हो और झूठ भी। चुनौती की शुरुआत। सुबह दरबार लगा। अकबर को चुनौती सुनाई गई। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारी अक्ल कहां तक जाती है। बोलो, एक ऐसा वाक्य कहो जो सच भी हो और झूठ भी। सारा दरबार तालियां पीटकर हंस पड़ा। उन्हें यकीन था कि अब की बार बीरबल फंसकर रह जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और अकबर की ओर देखकर बोला, बीरबल जहांपनाह, मैं आपसे कहूं कि दरबार में 5 लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। सन्नाटा छा गया। पांचों दरबारी फूले न समाये, मगर अकबर की भौहें उठ गईं। अकबर, ये कैसे सच और झूठ दोनों हुआ? बीरबल चतुराई से, जहांपनाह, अगर ये सच है तो मैं झूठा हूं, क्योंकि कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं। और अगर झूठ है तो मेरा कथन सच हो जाता है, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये 5 मुझसे बुद्धिमान हैं। यानी चाहे जैसे भी देखें, ये वाक्य सच भी है और झूठ भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा,
अकबर, शाबाश बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। पांचों दरबारियों की गर्दनें लटक गईं। दूसरा जात, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। हरिहर लाल फुसफुसाते हुए, ये तो एक चालाकी से बच निकला, पर अगली बार देखना। उन्होंने तुरंत दूसरी चुनौती पेश की। माधव दास जहांपनाह, अब बीरबल को ऐसी परीक्षा दी जाए कि वो हमें नापे और तय करे कि हम में से सबसे मूर्ख कौन है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी उत्साहित हुए। अकबर, वाह, ये तो बड़ा मजेदार होगा। बीरबल, बताओ, इनमें सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने पांचों को घूरकर देखा, फिर गंभीर होकर बोला, बीरबल जहांपनाह, ये पांचों मूर्ख नहीं हैं। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर, तो फिर? बीरबल मुस्कुराकर, असल में जो 5 लोग मिलकर एक आदमी को मात देने की कोशिश करें और फिर भी नाकाम हो जाएं, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पांचों दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। तीसरा मोड़, अकबर की अजीब शर्त। अकबर का दिल बहल रहा था। वो और मजा लेना चाहते थे। अकबर, बीरबल, अब एक खेल मैं रखता हूं। तुम्हें इन पांचों को ऐसे काम पर भेजना है कि वो चाहे जितना भी मेहनत करें, काम अधूरा ही रहे। बीरबल ने तुरंत हामी भर दी। उसने पांचों को आदेश दिया कि महल के बाग में जाकर हवा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पांचों दरबारी आपस में सिर पकड़कर रह गए। वो भागे भागे गए, कभी पंखे झलते, कभी कपड़े हिलाते, कभी बोतलों में हवा भरते। आखिरकार खाली हाथ लौटे। बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, देखा आपने? जो लोग हवा पकड़ने चले थे, उनके हाथ में सिर्फ थकान आई। अकबर ने खिलखिलाकर दरबार उठाया। व्यंग्य और समाधान। पांचों दरबारियों की हालत देख बाकी दरबारी भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर कहा, अकबर, बीरबल, इन पांचों को सजा मिलनी चाहिए या इनाम? बीरबल धीरे से, जहांपनाह, इनाम ही दीजिए, क्योंकि अगर ये षड्यंत्र न रचते तो दरबार को इतना हंसी का मौका कहां मिलता। अकबर ठहाके लगाते हुए बोले, अकबर, ठीक कहा, इन पांचों को आज से दरबार के आधिकारिक मस्खरे का दर्जा दिया जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पांचों दरबारी गुस्से और शर्म में तिलमिलाते रहे और बीरबल शांत भाव से मुस्कुराते रहे। इस पूरे खेल में पांचों दरबारियों ने सोचा था कि वो बीरबल को गिरा देंगे, मगर हुआ उल्टा। उनकी नीयत, उनकी मूर्खता और उनकी ईर्ष्या सब जग जाहिर हो गई। बीरबल ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपनी बुद्धि से दरबार को हंसाकर अकबर का दिल भी जीत लिया। अगली नई कहानी। 3 दरबारियों ने साबित किया कि खामोशी सबसे बड़ी आवाज है। दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अलग चमक, जैसे उन्होंने पहले ही तय कर रखा हो कि आज का दिन किसी खास तमाशे के नाम रहेगा। दरबारी इधर उधर गपशप कर रहे थे, कुछ बीरबल को देखकर खुसुर-पुसुर कर रहे थे। 3 दरबारी, मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियां, दरबार के एक कोने में बैठे हुए मन ही मन ठान चुके थे कि अब बहुत हो गया। हर बार अकबर का झुकाव बीरबल की ओर ही क्यों रहता है? हर मुश्किल का हल बीरबल ही क्यों निकाले? कभी तो मौका मिलना चाहिए कि और दरबारी भी अपनी चतुराई दिखाए। मुराद अली धीरे से, देखो भाई, अब की बार हम तीनों को मिलकर ऐसा खेल करना होगा कि बीरबल की चालाकी धरी रह जाए। अगर हम एकजुट होकर कदम बढ़ाएं तो बीरबल चाहे जितना तेज हो, हमें मात नहीं दे पाएगा। केशव दास, बिल्कुल, ये दरबार किसी एक का नहीं है।
अगर बादशाह को दिखा दें कि बीरबल के अलावा भी लोग यहाँ सोचने समझने वाले बैठे हैं, तो शायद हमारी भी इज्जत बने। गुलाम मियाँ मुस्कराकर तो तय रहा, आज हम बीरबल को उसकी जगह दिखाएंगे। अकबर का अजीब ऐलान। दरबार शुरू हुआ। अकबर ने एकदम अप्रत्याशित ऐलान किया, अकबर, आज का दरबार कुछ अलग होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी मुझे साबित करके दिखाए कि कभी कभी खामोशी भी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर इस चुनौती में हिस्सा लेंगे। मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियाँ और बीरबल, तुम्हें इन तीनों की खामोशी का राज पहचानना होगा। अगर पहचान गए तो तुम्हारी जीत, और अगर नहीं पहचान पाए तो दरबार में आज की कुर्सी तुम्हारे नाम नहीं रहेगी। पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। 3 दरबारियों की चाल। मुराद अली, केशव दास और गुलाम मियाँ ने पहले ही योजना बना रखी थी। उन्होंने तय किया कि जब भी उन्हें अकबर के सामने खड़ा किया जाएगा, वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ खामोश खड़े रहेंगे। मुराद अली, देखते हैं बीरबल कैसे हमारी खामोशी पढ़ पाता है। अगर उसने गलती की तो उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। पहला दौर। अकबर ने इशारा किया। तीनों दरबारी दरबार के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। सबने चुप्पी साध ली। अकबर बीरबल से, तो बीरबल बताओ, इनकी खामोशी का क्या मतलब है? बीरबल ने ध्यान से देखा। मुराद अली के होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहने की इच्छा दबा रहे हों। केशव दास बार बार अकबर की ओर देख रहे थे और गुलाम मियाँ हल्की मुस्कान दबा रहे थे। बीरबल जहांपनाह, इनकी खामोशी का मतलब है ये सब कहना चाहते हैं कि अगर हमें बोलने दिया जाए तो शायद बीरबल से भी ज्यादा बुद्धि हमारे पास है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। तीनों दरबारी सकपका गए। अकबर हंसते हंसते बोले, अकबर, वाह बीरबल, ये तो सटीक निशाना लगाया। दूसरा दौर, चालाकी की कोशिश। तीनों ने तय किया कि अब खामोशी में बदलाव लाया जाए। मुराद अली ने आंखें बंद कर लीं, केशव दास ने सिर झुका लिया और गुलाम मियाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अकबर ने फिर पूछा, अकबर, अब बताओ बीरबल, इस बार इनकी खामोशी का क्या मतलब है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बीरबल जहांपनाह, ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब तुम्हारे सामने विनम्र हैं, लेकिन मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाना चाहते हैं। इनकी आंखें, इनका झुका सिर और हाथों का जोड़ना सब झूठा नम्रता का संकेत है। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज गया। तीसरा दौर, अंतिम दा। तीनों दरबारी अब बुरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस बार खामोशी को पूरी ताकत से निभाएंगे। तीनों ने पांव फैलाकर, सीना चौड़ा करके और आंखें सीधे सामने टिकाकर खड़े हो गए। अकबर, अब बीरबल, आखिरी बार बताओ, ये खामोशी किस बात की ओर इशारा करती है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, बीरबल जहांपनाह, ये खामोशी सबसे गहरी है। इसका मतलब है कि ये तीनों मिलकर कहना चाह रहे हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी, अब हमारे पास सिर्फ खामोशी ही बची है। दरबारियों की हंसी रुकी नहीं रही थी। अकबर ने ताली बजाई और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी अगर समझदार आंखों से देखी जाए तो बहुत कुछ कह देती है। व्यंग्य और शिक्षा। बीरबल ने आगे कहा, बीरबल जहांपनाह, असली बात यह है कि खामोशी हमेशा सबसे बड़ी आवाज नहीं होती। खामोशी तब ही ताकतवर बनती है जब उसके पीछे सच्चाई और ईमानदारी हो। लेकिन जब खामोशी छल से पैदा होती है तो वो खुद अपने राज खोल देती है।
अकबर ने हंसते हुए फरमान सुनाया, अकबर, इन तीनों दरबारियों को सजा नहीं, इनाम दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया कि खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा तमाशा बन सकती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। तीनों दरबारी शर्म से लाल हो गए और बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ बैठ गए। कहानी का अंत। इस खेल में तीनों दरबारियों ने सोचा था कि खामोशी उनके लिए हथियार बनेगी, लेकिन वो भूल गए कि बीरबल हर हथियार को पलटकर इस्तेमाल करना जानता है। खामोशी की ताकत को भी उसने व्यंग्य और बुद्धि से इस तरह पलटा कि दरबार ठहाकों से भर गया। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सौदागर जिसने कहा, मेरे पास झूठ तौलने का तराजू है। दरबार में उस दिन का नजारा बिल्कुल अलग था। अकबर का मूड हल्का फुल्का और मजाकिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि आज दरबार में आने वाला हर आदमी सिर्फ अजीबोगरीब दावे और शिकायतें ही लाए। अकबर को ऐसे विचित्र दावों पर खूब मजा आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसान की असली सोच तभी बाहर आती है जब वह हद से ज्यादा बोलता है। दरबारियों की भीड़ लगी थी। कोई कह रहा था कि उसके पड़ोसी की मुर्गी सोने के अंडे देती है, कोई दावा कर रहा था कि उसने ऐसा पौधा लगाया है जो रात में गाता है। अकबर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बीरबल पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बादशाह इन दावों को मजे के लिए सुन रहे हैं, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब इन सब में से कोई चुनौती बन जाएगी। और सच यही था। सौदागर का आगमन। भीड़ के बीच से अचानक एक लंबा चौड़ा सौदागर दरबार में आया। उसका पहनावा चमचमाता था, रेशमी कपड़े, भारी पगड़ी और गले में सोने की मोटी चेन। उसकी चाल में अजीब सी अकड़ थी। सौदागर जहां पनाह सलाम, मैं दूर मुल्क से आया हूं और अपने साथ एक ऐसी चीज लाया हूं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। अकबर की भौहें उठ गईं। अकबर को, और वो क्या चीज है? सौदागर मुस्कुराते हुए, एक तराजू जो झूठ तौल सकता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। हरिहर लाल हंसते हुए, अरे भाई, झूठ भी कभी तौलने की चीज होती है। तराजू में तो सोना चांदी अनाज फल तौले जाते हैं। लेकिन अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें ऐसे अजीब दावे बड़े भाते थे। अकबर, वाह, अगर ये सच है तो ये तराजू सबसे अनोखी चीज होगी। अच्छा, दिखाओ कैसे तौलता है ये झूठ। तराजू की परीक्षा। सौदागर ने अपने नौकर को इशारा किया। एक बड़ा चमचमाता हुआ तराजू दरबार में लाया गया। देखने में बिल्कुल साधारण तराजू जैसा था, बस उस पर अजीब सी नक्काशी थी। सौदागर गर्व से, जहां पनाह, ये तराजू बोलता नहीं मगर दिखा देता है कि कौन कितना झूठा है। अगर कोई आदमी झूठ बोलेगा तो तराजू का पलड़ा झुक जाएगा, और जितना बड़ा झूठ उतना ही ज्यादा झुका। अकबर खिलखिलाकर हंसे। अकबर, तो फिर इसकी परीक्षा क्यों न की जाए? आओ दरबारियों, जरा अपने अपने दावे लेकर इस तराजू पर खड़े हो जाओ। दरबारी बारी बारी तराजू पर खड़े होने लगे और मजाकिया दावे करते रहे। किसी ने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ। किसी ने कहा, मेरे पास पूरे शहर की चाबियां हैं। तराजू कभी थोड़ा झुका, कभी सीधा रहा। भीड़ में हंसी का ठहाका गूंजता रहा। बीरबल की शंका। लेकिन बीरबल पूरे समय चुपचाप सौदागर को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। जब जब कोई झूठ बोलता, सौदागर का नौकर छुपकर तराजू को हिलाता। दरबारी अपनी हंसी में इतने मग्न थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये खेल कुछ गड़बड़ है। ये आदमी साफ धोखेबाज है।
अकबर का अजीब फैसला। कुछ देर तमाशा देखने के बाद अकबर ने कहा, अकबर सौदागर, ये तराजू तो वाकई कमाल का है। मैं चाहता हूं कि इसे खरीद लूं। बताओ कितने में दोगे? सौदागर चौड़े होकर बोला, सौदागर जहांपनाह, ये तराजू अनमोल है, लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं इसे केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको सौंप सकता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। इतनी बड़ी रकम! हर कोई फुसफुसाने लगा, ये तो ठग है, ये लूट है। मगर अकबर अड़े रहे। अकबर, ठीक है, हम तुम्हें 1,00,000 मुद्राएं देंगे, लेकिन पहले इस तराजू को बीरबल के सामने आजमाओगे। असली परीक्षा। सौदागर का चेहरा हल्का फीका पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सौदागर जी, बिल्कुल। अकबर ने बीरबल को आगे बुलाया। अकबर, बीरबल, अब तुम इस तराजू पर चढ़ो और कोई दावा करो। बीरबल मुस्कुराए। वो जानते थे कि यही सही मौका है। बीरबल तराजू पर खड़े होकर बोले, बीरबल जहांपनाह, मैं कहता हूं कि यह सौदागर ईमानदार है। दरबार में ठहाका गूंज पड़ा। सब जानते थे कि सौदागर के चेहरे पर ही धोखाधड़ी लिखी है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, तराजू का पलड़ा जोर से झुक गया। सौदागर घबरा गया। बीरबल हंसते हुए, देखा जहांपनाह, मैंने कहा कि ये ईमानदार है। अगर ये सच होता तो तराजू सीधा रहता, लेकिन ये झुक गया। इसका मतलब ये तराजू बता रहा है कि सौदागर झूठा है, यानी इसका झूठ सबसे भारी है। सौदागर का पर्दाफाश। बीरबल ने नौकर की हरकतों की ओर इशारा किया। बीरबल जहांपनाह, असली खेल इस तराजू का नहीं, इस नौकर का है। जब जब कोई झूठ बोलता, ये नौकर छिपकर पलड़े को दबा देता। इसी से भ्रम पैदा होता कि तराजू झूठ तौल रहा है। सौदागर पसीने पसीने हो गया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अकबर, तो ये सब धोखा था, हमें ठगने आया था। सौदागर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने सख्त स्वर में आदेश दिया, अकबर, ऐसे धोखेबाज का कोई स्थान हमारे राज्य में नहीं। इसे सजा दी जाए और जो रकम मांग रहा था उसका आधा राज्य कोष में जुर्माने के रूप में जमा करा। बीरबल ने हल्के व्यंग्य से कहा। बीरबल जहांपनाह, असल में हर तराजू झूठ तौलता है। फर्क बस इतना है कि कोई तराजू झूठ को सच बताने के लिए झुकता है और कोई सच को झूठ साबित करने के लिए। लेकिन असली तराजू तो इंसान की बुद्धि है, जो साफ साफ पहचान लेती है कि सामने वाला कब छल कर रहा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा तराजू तुम्हारी अकल है। यही वजह है कि कोई तुम्हें मात नहीं दे पाता। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सौदागर को घसीटकर ले जाया गया और बीरबल शांत भाव से अपने स्थान पर बैठ गए, मानो ये सब पहले से तय हो। इस पूरे घटनाक्रम ने दरबारियों को एक और सबक दिया, झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। और जब तक दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मौजूद हैं, कोई झूठ टिक नहीं सकता। अगली नई कहानी, बीरबल और वो साधु जिसने कहा, मैं अकबर को एक दिन का भिक्षुक बना दूंगा। दरबार में उस दिन हलचल थी। सुबह सुबह ही खबर आई कि एक अजीब साधु राजधानी के बाजार में डेरा जमाए बैठा है। उसका दावा था, मैं मुगल बादशाह अकबर को उनके ही दरबार में, उनके ही सामने भिक्षुक बना दूंगा। बात अकबर के कानों तक पहुंची। वे पहले तो हंसे, फिर गुस्सा आए और फिर शरारती मुस्कान के साथ बोले, अकबर, चलो इस साधु को दरबार में बुलाओ।
मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है वो पागल जो बादशाह हिंदुस्तान को भिक्षुक बना देगा। साधु का आगमन। दोपहर को दरबार सजा हुआ था। दीवानों की पंक्तियां, दरबारियों का शोर और अकबर का राजसी ठाठ सबके सामने था। तभी दरबार में साधु दाखिल हुआ। वह नंगे पांव था, जटाजूट बंधा हुआ, कपड़े फटे पुराने और हाथ में एक लकड़ी की माला। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, न डर न हिचक बल्कि आत्मविश्वास। साधु नतमस्तक होकर जहां पनाह सलाम। अकबर हंसते हुए, साधु बाबा, सुना है आप मुझे भिक्षुक बना देंगे। पहले ये बताइए कि ये मजाक है या पागलपन। साधु, ना मजाक ना पागलपन, सच है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अभी यहीं दरबार में आपको भिक्षुक बना दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी मच गई। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने हैरत जताई। अजीब शर्त। अकबर को खेल पसंद आया। अकबर, ठीक है बाबा, हमें मंजूर है। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार से बाहर निकालकर शहर से ही निकाल दिया जाएगा। साधु, मंजूर। अकबर, तो सुनाओ, हमें कैसे भिक्षुक बनाओगे। साधु मुस्कुराकर, जहां पनाह, भिक्षुक बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मांगना। अगर मैं आपको ऐसी स्थिति में ला दूं कि आप किसी से कुछ मांग लें तो मान लीजिएगा कि आप भिक्षुक बन गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी, क्या बात कर दी साधु ने। बादशाह अकबर किसी से क्या मांगेंगे। लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि खेल मजेदार हो सकता है। खेल की शुरुआत। साधु ने दरबार से कहा, साधु जहांपनाह, मैं आपके दरबार में 3 प्रश्न रखूंगा। अगर आपने बिना कुछ मांगे उनका जवाब दे दिया तो मान लूंगा कि आप अपराजित हैं। लेकिन अगर आप किसी से सहायता मांग बैठे तो समझिए आप भिक्षुक बन गए। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न। साधु, पहला प्रश्न यह है, इस दरबार में सबसे अमीर कौन है। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अकबर, मैं, क्योंकि पूरा राज्य मेरा है। साधु ने सिर हिलाया। साधु, गलत। राज्य आपका है, लेकिन राज्य का खजाना जनता के कर से भरा है। असली अमीर जनता है। आप तो उसके संरक्षक मात्र हैं। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अकबर हल्के से चौंके, लेकिन मुस्कुरा दिए। दूसरा प्रश्न। साधु, दूसरा प्रश्न यह है, इस दरबार में सबसे गरीब कौन है। अकबर ने सोचा और बोला, अकबर, गरीब वही है जिसके पास कुछ न हो। तो शायद ये दरबान जो दरबार के बाहर पहरेदारी करते हैं। साधु हंसा। साधु, गलत। सबसे गरीब वही है जो हमेशा और ज्यादा मांगता है। लालच ही सबसे बड़ी गरीबी है। और दरबार में बैठे कई दरबारी इस गरीबी से पीड़ित हैं। दरबार में कुछ दरबारी सकपका गए। अकबर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तीसरा प्रश्न और मोड़। अब साधु ने तीसरा प्रश्न रखा। साधु, तीसरा और आखिरी प्रश्न, जहांपनाह, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। अकबर ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। अकबर, बीरबल। साधु, लेकिन ये तो आपका निर्णय है। क्या बीरबल खुद मानेंगे कि वो सबसे बुद्धिमान हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर बीरबल पर टिक गई। अकबर ने चाहा कि बीरबल से कुछ कहलवाए, लेकिन तभी साधु मुस्कुरा दिया। साधु, जहांपनाह, देखिए, आप खुद ही बीरबल से जवाब मांगने वाले थे। यानी आपने मांग लिया, और मांगना ही भिक्षा है। तो आज आप भिक्षुक बन चुके हैं।
पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। साधु ने चालाकी से अकबर को मात दे दी थी। बीरबल का प्रवेश। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। बीरबल जहां पनाह, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। अकबर, हाँ बीरबल, अब तुम ही कुछ संभालो। बीरबल, साधु महाराज, आपकी बात सही है कि मांगना भिक्षा है, लेकिन एक बात भूल गए आप। मांगना दो तरह का होता है, एक वह जो मजबूरी से किया जाए और दूसरा वह जो अधिकार से किया जाए। जहां पनाह अगर मुझसे जवाब मांगते हैं तो वह भिक्षा नहीं, आदेश होता है, और आदेश भिक्षा नहीं होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु का चेहरा उतर गया। बीरबल आगे बोले, असल भिक्षुक तो वही है जो अपने झूठे दावे से सबको भ्रमित करके मान सम्मान मांगने आता है। यानी कि आज भिक्षुक आप हैं, महाराज नहीं। साधु की हार। साधु निरुत्तर हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, साधु बाबा, आप हमें भिक्षुक बनाने आए थे, लेकिन आज आप ही भिक्षुक बन गए, सम्मान और तर्क के भिक्षुक। जाओ और फिर कभी ऐसे छल से दरबार में मत आना। साधु ने झुककर माफी मांगी और दरबार से चला गया। बीरबल ने अंत में कहा, बीरबल जहांपनाह, ये दुनिया अजीब है। यहाँ कई लोग अपने तर्कों और बातों से दूसरों को छोटा दिखाने आते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जो सच और न्याय के साथ है वही सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान है। बाकी सब केवल भिक्षुक हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, बीरबल, सच यही है, और यही कारण है कि तुम्हारी बुद्धि का तराजू हमेशा झूठ और छल से भारी पड़ता है। दरबार गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को अपनी ही अंगूठी उपहार स्वरूप दी। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मैं हवा को बोतल में बेच सकता हूँ। दरबार में उस दिन अजीब हलचल थी। बाजार से एक अजीबोगरीब खबर आई थी। एक व्यापारी ने दावा किया था कि वह हवा को बोतल में बंद करके बेच सकता है। सुनने में बात इतनी बेतुकी थी कि आधा शहर उस व्यापारी को देखने चला आया। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वे मुस्कुरा दिए। अकबर, दरबार से, भाई, यह तो बड़ा अजीब तमाशा है। जो चीज भगवान ने सबको मुफ्त दी है, कोई उसे बोतल में बंद करके कैसे बेच सकता है? मगर मैं देखना चाहता हूँ इस व्यापारी की चालाकी में क्या राज है। उसे दरबार में बुलाओ। व्यापारी का प्रवेश। थोड़ी देर में दरबार में एक मोटा ताजा व्यापारी दाखिल हुआ। उसके कपड़े चमक रहे थे, सोने की अंगूठियां हाथों में और हाथ में कुछ बोतलें। बोतलें बिल्कुल साधारण थीं, लेकिन वह उन्हें ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसमें कोई अनमोल खजाना हो। व्यापारी नतमस्तक होकर जहांपनाह सलाम। मैं हकीमचंद व्यापारी हूँ। आज मैं आपके सामने अपना नायाब सामान लाया हूँ, बोतल में कैद ताजी हवा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी, वाह, अब ये दिन देखना था कि हवा भी बिकने लगे। दूसरा दरबारी, कल को ये चांद तारे भी बोतल में भरकर बेच देगा। अकबर की दिलचस्पी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता थी। अकबर, तो हकीमचंद, तुम कहते हो कि हवा बेच सकते हो, लेकिन लोग ऐसी चीज क्यों खरीदेंगे जो हर जगह मुफ्त मिलती है? व्यापारी मुस्कुराकर, जहांपनाह, मुफ्त की चीज वही है जो सबको हर जगह बराबर मिले। लेकिन सोचिए, क्या हर जगह की हवा एक जैसी है? शहर की हवा और पहाड़ की हवा, कारागार की हवा और बाग की हवा, सब में फर्क है। मैं उस फर्क को बोतल में कैद करके बेचता हूँ। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी की बात अजीब भी थी और दिलचस्प भी। व्यापारी की चुनौती। व्यापारी, जहांपनाह,
अगर आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूँ। यह बोतल देखिए, इसमें कश्मीर की वादियों की हवा है। और यह बोतल, इसमें आगरा की तंग गलियों की हवा। जो भी इन्हें सूंघेगा तुरंत फर्क समझ जाएगा। अकबर हंस पड़े। अकबर, वाह, यह तो बड़ा मनोरंजक खेल होगा। दरबारियों, चलो आज हम हवा चखते हैं। दरबारियों ने एक एक कर बोतलें सूंघी। कुछ हंसे, कुछ ने नाक सिकोड़ ली। एक दरबारी नाक पकड़ते हुए, यह बोतल तो सचमुच बदबूदार है। दूसरा दरबारी आंखें बंद करके, और यह वाली कुछ ठंडी सी लग रही है। अब दरबार उलझन में था, कहीं व्यापारी सचमुच सही तो नहीं कह रहा। बीरबल की शंका। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, हवा की खुशबू में फर्क हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे बेच सकता है। मुझे लगता है व्यापारी ने बोतलों में अलग अलग जड़ी बूटियां या चीजें डाल रखी हैं, जिससे खुशबू बदल जाती है। व्यापारी थोड़ा तिलमिला गया। व्यापारी, बीरबल जी, आपकी अक्ल को सब मानते हैं, लेकिन इस बार आप गलत हैं। मैंने कुछ नहीं मिलाया, सब शुद्ध हवा है। अकबर का निर्णय। अकबर को शरारत सूझी। अकबर, ठीक है हकीम चंद, अगर तुम हवा बेच सकते हो तो दरबार का नियम है, हर व्यापारी को अपना माल यहीं बेचकर दिखाना पड़ता है। तुम ये बोतलें यहीं दरबार में बेचो। अगर लोग खरीद लें तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर कोई न खरीदे तो तुम्हें दंड मिलेगा। व्यापारी को लगा लोग उत्सुकता से जरूर खरीदेंगे। उसने हामी भर दी। हवा की नीलामी। व्यापारी ने बोतलें सजाकर रख दी। व्यापारी ऊंची आवाज में, यह बोतल कश्मीर की वादियों की हवा, सिर्फ 10 अशर्फिया। दरबारी हंस पड़े। दरबारी भाई, हम यहाँ बैठकर भी हवा ले रहे हैं, वो भी मुफ्त में। ये कैसा सौदा है? व्यापारी बोला। व्यापारी, लेकिन यह ताजी हवा है, जिसे आप यहाँ नहीं पा सकते। सोचिए, बीमार लोग इसे सूंघेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। कुछ दरबारियों को दिलचस्पी हुई। एक दो ने मजाक में बोतल खरीद भी ली। बीरबल का दा। अब बीरबल उठे। बीरबल, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं भी एक बोतल बेचने की कोशिश करूं। अकबर ने हंसते हुए इजाजत दी। बीरबल ने अपनी जेब से एक खाली बोतल निकाली और ऊंची आवाज में बोला, बीरबल, यह बोतल है जहांपनाह के दरबार की हवा। इसमें वह खुशबू है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिल सकती। जो इसे खरीदेगा उसके घर का सम्मान बढ़ेगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लोग हंसे भी और चुप भी हो गए। तभी अकबर मुस्कुरा दिए। अकबर, वाह बीरबल, यह तो कमाल कर दिया। दरबार की हवा वाकई अनोखी है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखकर कहा। बीरबल, व्यापारी जी, सच यही है कि हवा कोई नहीं बेच सकता। लोग सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा खरीदते हैं। आप हवा नहीं बेच रहे, आप लोगों की मूर्खता खरीद रहे हैं। और मूर्खता हर युग में बिकाऊ होती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी शर्म से लाल हो गया। अकबर का फैसला। अकबर हंसकर, व्यापारी, तुम्हारी चालाकी अच्छी थी, लेकिन बीरबल ने सच्चाई खोल दी। अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें सारी बोतलें मुफ्त में शहर के अस्पताल में बांटनी होंगी। अगर हवा वाकई काम की है तो वहां सबसे ज्यादा काम आएगी। व्यापारी निरुत्तर रह गया और बोतलें लेकर चला गया। बीरबल ने अंत में कहा, बीरबल, जहांपनाह, यह कहानी हमें सिखाती है कि लोग अक्सर मुफ्त की चीजों को अनमोल बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। असली व्यापार वही है
जिसमें मेहनत और ईमानदारी हो, न कि धोखा और दिखावा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, सच कहते हो बीरबल, और यही वजह है कि तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कैदी जिसने कहा, मैं जेल में रहते हुए भी सबसे आजाद आदमी हूँ। बादशाह अकबर का दरबार अपने समय का सबसे मशहूर और शानदार दरबार माना जाता था। दूर दूर से लोग सिर्फ यह देखने आते कि यहाँ किस तरह के अजीबोगरीब मामले सुनने को मिलते हैं और किस तरह बीरबल अपनी चतुराई और अक्लमंदी से उनका हल निकालते हैं। लेकिन उस दिन जो मामला सामने आया, उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उस सुबह कैदखाने से एक खबर आई। जेलर ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, हमारे कैदियों में एक आदमी बड़ा विचित्र है। जब बाकी कैदी आजादी के लिए तरसते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, यह आदमी कहता है कि मैं सबसे आजाद हूं। उसने पूरे कैदखाने में हलचल मचा दी है। दूसरे कैदी अब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कैद में रहकर कोई खुद को आजाद कैसे कह सकता है। अकबर की आंखों में शरारती चमक आ गई। उन्हें ऐसे उलझन भरे मामलों में हमेशा मजा आता था। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, उसे दरबार में पेश करो। आज देखेंगे यह कौन सा दार्शनिक कैदी है। थोड़ी देर में पहरेदारों ने एक दुबला पतला आदमी दरबार में लाकर खड़ा किया। उसके पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन चेहरे पर न कोई उदासी न ही शिकन, बल्कि मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? कैदी ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, मेरा नाम देवकी नंदन है। लोग मुझे बस देवा कहते हैं। अकबर ने पूछा, तो देवा, ये क्या किस्सा है? जेल की दीवारों में बंद, पहरेदारों की नजर में कैद, और तुम कहते हो कि तुम सबसे आजाद आदमी हो। क्या मजाक बना रखा है तुमने? देवा मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह मजाक नहीं, सच है। आप चाहे मेरी देह को बेड़ियों में बांध दें, पर मेरी सोच, मेरे मन और मेरे आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। आजादी दीवारों से नहीं, सोच से होती है। और इस दरबार में बैठे सभी लोग, चाहे वह ऊंचे पद के हों या धनवान, असल में मुझसे ज्यादा कैद में हैं। मैं सबसे आजाद हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे को देखते, कोई हंसता, कोई शक से सिर हिलाता। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने दरबारियों का अपमान किया है। कह रहे हो कि वे सब कैद में हैं। अगर ऐसा है तो साबित करो, वरना सख्त सजा मिलेगी। देवा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन सच यह है कि दरबार में बैठे हर शख्स की अपनी अपनी बेड़ियां हैं। कोई लालच का कैदी है, कोई पद और सत्ता का, कोई अपने अहंकार का गुलाम है, तो कोई अपनी इच्छाओं का। वे सब दिन रात इन्हीं बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, मगर उन्हें दिखती नहीं। और मैं अपने मोहमाया से मुक्त हो चुका हूं। मुझे खाने के लिए रोटी मिलती है, रहने को जेल की कोठरी। मैं न धन के पीछे भागता हूं, न नाम के पीछे। यही मेरी सबसे बड़ी आजादी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुछ दरबारी भड़क गए। मुराद अली बोला, जहां पनाह, यह